हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी जो सो गया वो मौकों को खो देता है और जो जागता है वही मौके पाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा जागना या फिर कम नींद आना आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम चर्चा करेंगे नींद पर। अपने घर के बुजुर्गों और डॉक्टर्स से ये आपने सुना होगा कि नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को जितनी देर सोने दो उतना अच्छा। बच्चे जितनी अच्छी नींद लेंगे उनका मानसिक विकास उतना अच्छा होगा, दिमाग मजबूत बनेगा। ठीक यही बात हम बड़ों पर भी लागू होती है। उम्र कितनी भी हो जाए, एक भरपूर नींद स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। कम सोना, कच्ची नींद लेना यानी जान का खतरा। नींद पूरी ना होने के साइड इफेक्ट्स जैसे कि याददाश्त कमजोर होना, फर्टिलिटी कम होना, मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन का बढ़ना, यानी जीने के लिए चैन से सोना बेहद जरूरी है। तो आज हम अपने एक्सपर्ट से इसी नींद के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि एक आम इंसान को कितने घंटे सोना जरूरी है। बदलते मौसम, खान पान का नींद से कनेक्शन क्या है, कम नींद से सेहत को होने वाली गंभीर नुकसान क्या है, और आखिर में आपको बताएंगे अच्छी नींद लेने के टिप्स भी। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष कुमार प्रकाश, कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन, वेदांता गुरुग्राम। डॉक्टर पवन ओझा, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी। और सिद्धार्थ एस कुमार, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो सबसे पहले तो हम नींद के इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं। डॉक्टर आशीष, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। हमने देखा, अब हम सभी महसूस करते होंगे आम जिंदगी में कि नींद को लेकर लोग कहते हैं कि 7 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए। घंटे इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ स्लीप की हम यहाँ बात कर रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी ऑफ स्लीप। वी हैव 4 स्टेजेस। हमारे नींद की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसको हम लोग N1, N2, N3 और रेम बोलते हैं। पहले N3, N4 स्टेजेस होते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डीप स्लीप लेते हैं, रेम तक अचीव करते हैं। आपने बेड पे 2 बातें हैं, एक पे बिस्तर पे पड़े रहना, जैसे कोई 10 घंटे तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ही हैज नॉट अचीव अ गुड रेम, और डीप स्लीप में वो नहीं गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप नींद में डीप स्लीप जाए। डीप स्लीप कहने का मतलब आपकी N3 स्टेज अचीव हो, रेम अचीव हो, रैपिड आई मूवमेंट। तो नींद के जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, हम गहरी नींद में जाते हैं, तो उसके बाद एक रेम आता है। रेम आने का मतलब आपकी नींद के तीनों स्टेजेस पूरे हो गए, और रेम में फिर हमें सपने वगैरह आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग तीनों स्टेज को पार करें और रेम तक अचीव करें। तो डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, न कि स्लीप की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स। आपने बिस्तर पे 10-12 घंटे बिता दिए और आपकी डीप स्लीप 10 या 15 मिनट की है, देन इट हार्डली यू हैव अचीव्ड द गुड स्लीप। सो क्वांटिटी मैटर्स, क्वालिटी डजंट मैटर्स। सो डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डीप स्लीप को हम कैसे समझें, क्योंकि क्या ये इस तरह की नींद होती है? डॉक्टर पवन, शायद आप इस पर विस्तार से बात कर पाएं। क्या ये इस तरह की नींद होती है कि आप जब उठते हो तो आप फ्रेश महसूस करते हो? क्योंकि डॉक्टर आशीष ने समझाया काफ़ी अच्छे से कि केवल बिस्तर पे लेटना और हल्की फुल्की नींद लेना को डीप स्लीप नहीं कहते हैं। लेकिन डीप स्लीप किस तरह की स्लीप होती है? क्या ये वो सपनों वाली स्लीप होती है कि आप ख्यालों में चले जाते हैं, सपनों में चले जाते हैं, सुबह शायद वो याद रहे ना रहे, लेकिन अगर हम इसको अनुभव करना चाहें तो वो किस तरह की स्लीप होती है? डीप स्लीप डेफिनेटली, जैसा आपने बोला कि एक रिफ्रेशिंग स्लीप है। जैसे कि हम सुबह में उठे और ऐसा फील करें पहले कि हाँ भाई अभी सब पूरा हो गया सो करके, तो दैट इज रिफ्रेशिंग। एंड देन यू आर फुल ऑफ एनर्जी। अब जब हम रात भर सोए, भले 7 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, और सुबह में उठने के बाद में फिर भी थकान है, सर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप है। दूसरा होता है जो ऑब्जर्वर है, हमारे जो स्लीप कंपेनियन है, जो हमारे साथ में कमरे में सो रहे हैं, अगर वो नोटिस करते हैं कि ये रात में करवटी बदलते रहते हैं, ये खर्राटे ही लेते रहते हैं, इनकी बीच में सांस रुक जाती है, ये बार बार यूरिन के लिए उठते हैं, तो ये सब स्लीप फ्रेगमेंटेशन की निशानी है। जब स्लीप टूटती है, पूरी स्लीप नहीं होती, जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया
तो फिर ये अनरिफ्रेशिंग स्लीप है, भले वो आदमी ऑब्जर्व नहीं कर, क्योंकि अभी उसे आदत पड़ चुकी है कि स्लीप तो ऐसी ही होती है। तो वो जो सोने वाला है वो सुबह में उठ के वो नहीं डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये स्लीप रिफ्रेशिंग है या अनरिफ्रेशिंग है। लेकिन दूसरे जो हम स्लीप ऑब्जर्वर है, कंपेनियन है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से सोते हैं। बाकी तो स्लीप क्वेश्चनर्स हैं, ये समझने के लिए कि कैसे ये सोते हैं, दिन में इनकी कैसा रहता है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस है कि नहीं है। तो एक बड़ा मार्कर ये है कि अगर आप दिन में भी कहीं भी बैठे-बैठे भी आप बात करते करते भी अगर आपको झपकी आ जाती है, गाड़ी चलाते-चलाते झपकी आ जाती है, तो वो भी एक मार्कर है कि ये स्लीप इनकी ठीक नहीं है। रात की जो स्लीप आर्किटेक्चर है, भले स्लीप का ड्यूरेशन सही है, लेकिन जिस तरीके से स्लीप होनी चाहिए अलग-अलग प्रोपोर्शंस में, जैसे हमने समझा। सो आम आदमी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक तो वो जब सुबह उठे तो रिफ्रेश होकर के उठे, और दूसरा है कि दिन में उनको एक्सेसिव डीप डी डे टाइम स्लीपीनेस ना हो। कुछ और मार्कर्स है जैसे कि अगर किसी दिन आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे मिडिल एजेड या एल्डरलीज़ में हो सकता है, या फिर उनको कॉग्निटिव डिफिकल्टीज़ है, जैसे याद नहीं रह रहा दिन में ठीक से, या थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट है, डिसीजंस लेने में दिक्कत है, तो ये भी और निशानियाँ हो सकती है कि आपकी स्लीप जो है वो रिफ्रेशिंग नहीं है। ठीक चलिए, है? मुझे खर्राटों का और स्लीप का कनेक्शन समझना है, लेकिन वो चर्चा में हम बाद में लेकर आएंगे। सिद्धार्थ, अब डॉक्टर साहब ने थकान की एक बात कही, जो सुबह उठने के बाद अगर आपको महसूस होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी नींद मिली है। सवाल यहाँ पर यह है कि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल में थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसके बावजूद भी अच्छी नींद नहीं आती है। इसके पीछे क्या मसला है? बिल्कुल सही बात है कविता जी। थकान आने से नींद आएगी जरूरी नहीं। सबसे पहली चीज हमें समझने की जरूरत यह है कि नींद एक ऐसी चीज है जिसको हम अपने जीवन शैली में ना सबसे कम इम्पोर्टेंट मानते हैं कि ठीक है, नींद आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। बट हकीकत यह है, नींद वो प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर खुद को बनाता है। खुद को बनाने का मतलब हमारे शरीर के बाकी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो हेल्प करते हैं शरीर को रिजुविनेट करने के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए, फ्रेशन अप करने के लिए। अब आज के जीवन शैली में जो थकान है, जो वो मानसिक तौर पे भी होता है, शारीरिक तौर पे भी हो सकता है। शारीरिक थकान तो इंसान को सुला सकता है, लेकिन अगर मानसिक थकान है किसी भी कारण से, चाहे वो ऑफिस में किसी काम की वजह से हो, या घर के किसी तनाव की वजह से हो, या पैसे की वजह से हो, तो वो इंसान को नहीं सोने देगा। इंसान बेड पे तो पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होगा। दूसरा, आज के समय में जो सबसे बड़ा एक है, हम सबके बेडरूम में कहीं ना कहीं स्क्रीन का प्रवेश हो गया है। चाहे वो स्मार्टफोन की स्क्रीन हो, या टीवी का स्क्रीन हो, या टैबलेट का स्क्रीन हो, ये अपने आप में स्लीप को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। तो हम थके तो होते हैं, लेकिन कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ अपडेट कर लेते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे ही क्यों ना देखना हो, वो हमारे उस पैटर्न को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। दूसरा, हमारे जो खान पान है, जो हम खाते हैं, वो भी इतना सफिशिएंट तरफ नहीं है न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से जो स्लिप को प्रमोट कर सके। तो स्लिप अपने आप में एक प्रक्रिया है जिसे, और इसके लिए हर व्यक्ति के लिए एक इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा कि भाई आपके लिए, आपको नींद आने के लिए किस चीज की जरूरत है। चलिए, अब डॉक्टर पवन, अब जो कनेक्शन है बीमारियों का, उस पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। अच्छी नींद ना लेना किस किस तरह की बीमारियों को इनवाइट करता है? हम देखते हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी आपकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन अच्छी नींद ना लेना, इसका न्यूरोलॉजी के साथ कनेक्शन क्या है और किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है आपके शरीर पर? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं खुश हूँ कि आपने ये टॉपिक रेज किया, क्योंकि डायरेक्टली देखा जाए तो स्लीप से कोई बीमारी, नई नींद आने से ऐसी कोई बीमारी हो रही है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं दो तरह की बीमारियों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो जो पहले से हमारे शरीर में बीमारियां हैं, जो एग्रेवेट होती हैं स्लीप नहीं होने की वजह से, अच्छी नींद ना होने की वजह से, और दूसरी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो जिनमें इंसोम्निया या नींद नहीं आना एक उसका लक्षण है। तो पहले छोटा टॉपिक जो है वो सेकंड वाला है कि किन बीमारियों में नींद नहीं आती, वो हम एक बार, किन न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में नींद नहीं आती, वो उनके हम लक्षण समझ लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स अभी जिसको हम ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो
जिनको नींद आती ही नहीं या बहुत ही कम आती है, 1-2 घंटे सो गए या नहीं सोए, अनरिफ्रेशिंग स्लीप है। उसके अलावा उनके शरीर में ट्विचिंग्स होते हैं, हाथ-पैर में क्रैम्प्स, ट्विचिंग और ये ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस, बीपी के फ्लक्चुएशंस, कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस, किसी-किसी को फिट्स भी आती है। तो ये नॉर्मल लोग हैं जो दिन पर दिन अपना काम करते रहते हैं लेकिन सोते नहीं और इनएफिशिएंटली काम करते हैं। हेडेक्स, सीजर, मायोक्लोनिक जॉस इस तरह की बीमारियाँ और ये सोसाइटी में हैं ये लोग। तो हम जब स्लीप के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएँगे तो ये ऑटोमैटिकली ये लोग जो है अपना मेडिकल अटेंशन सीक करेंगे और ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज हो सकता है। ईईजी की हेल्प लगती है, कभी-कभी एमआरआई की हेल्प लगती है एंड विद एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ये लोग बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। तो जैसे ही हम इनका दवाइयाँ या टैबलेट्स या इंजेक्शन से ट्रीटमेंट करते हैं, इनकी स्लीप टोटली रेगुलराइज़ हो जाती है, इनके बॉडी के जो डिस्टर्बेंसेस है टोटली रेग तो ये एक पॉइंट है जो मैं इस माध्यम के द्वारा ये एक मैं पॉइंट रेज़ करना चाहता था कि ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस जो है वो हो सकता है, उसमें इंसोम्निया एक मार्कर हो सकता है। दूसरा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये कौन से बीमारियाँ जो है वो एग्रेवेट हो सकती है स्लीप ना आने की वजह से। तो सबसे पहले तो हम कॉमन इलनेसेस जो हम समझते हैं, जैसे शारीरिक बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जिनको हम सिस्टमिक इलनेसेस बोलते हैं, ये एग्रेवेट हो जाती हैं। नहीं नींद अच्छी होगी, अगले दिन आपका ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं स्ट्रेस तो नहीं है या फिर दवाइयाँ ऊपर-नीचे हो करनी पड़ती है। तो ये में डॉक्टर इज़ कन्फ्यूज़्ड और पेशेंट भी कन्फ्यूज़ है। ये हो गया। दूसरी कुछ बीमारियाँ हैं जो जिनको हम बोलते हैं कि ब्रेन की तकलीफ़ें, जिसको साइकोलॉजिकल इलनेसेस या माइंड की इलनेसेस जैसे एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो ये है। और तीसरी बीमारियाँ जो हैं, जो हम ब्रेन की बीमारियाँ जिसे हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ेज़ बोलते हैं। अभी लैक ऑफ स्लीप के वजह से ये अल्जाइमर्स डिजीज, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशियास इस तरह के जो है जो जब आदमी अपने प्राइम टाइम में है या एडवांसिंग एज है उस समय में ये मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस ये सब ब्रेन के डिजनरेशन की वजह से होती हैं। तो एक जो मैकेनिज्म है जो हम अभी धीरे-धीरे समझने लगे हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो उस पर भी साइंस अभी भी रिसर्च कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ब्रेन में जो है वो आपका लिम्फेटिक जैसे बॉडी में है, वैसे वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को ड्रेन करता है और उसको क्लियर ऑफ करता है। तो ब्रेन के अंदर जो हार्मफुल केमिकल की जो सिस्टम है, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज वो डायरेक्टली रिलेटेड है गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप से। तो उसमें बहुत सारे जो ब्रेन के अंदर में जो डिजनरेशन होता है, वो रोक सकते हैं अगर आप इफेक्टिव स्लीप लें, अच्छी स्लीप लें और उसके ऊपर में काम करें। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्लीप से बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन है। आई होप जी। ये थोड़े पॉइंट्स हाँ, नहीं बिल्कुल आपकी बात समझ में आई, काफ़ी विस्तार से आपने समझाया भी। डॉक्टर आशीष, हम ये समझ गए हैं कि नहीं, अच्छी नींद नहीं लेने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, लेकिन हाँ, अगर लंबे समय तक अगर आपका यही पैटर्न रहा तो बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बशर्ते कि आपकी लाइफस्टाइल अगर उससे भी ज़्यादा ख़राब रही तब आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है और किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस है या अगर आपका वजन ज़्यादा है, क्या कुछ बीमारियों की वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करती है? क्या ऐसा भी होता है? स्लीप कॉम्प्रोमाइज हमारे दो एंटिटी है, एक जैसा डॉक्टर साहब ने समझाया, एक डिजीज इटसेल्फ जो स्लीप की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है और जो हमारी स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है उसके वजह से डिजीज मैनिफेस्ट होता है। तो जो हमारी डिजीज के वजह से मैनिफेस्ट होता है स्लीप नहीं होने की वजह से, उसको भी हम लोग दो रूप में समझेंगे। छोटे अगर मैं ऐसे बताऊं आपको कि आपने एक रात अगर आप नहीं सोए, अच्छे से नींद नहीं आई है, कहीं पार्टी फंक्शन में गए पूरी रात नहीं सोए, तो उसका आपका शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट क्या है कि आपको दिन में नींद आती रहती है। इसका ड्रेडेड इफेक्ट क्या है, आदमी गाड़ी चलाते चलाते सो जाता है। और हमें मतलब कि एट द एंड ऑफ द मतलब जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग है कि शॉर्ट टर्म अगर किसी को स्लीप नहीं आ रही है, 3-4 दिन से नहीं सोया है, तो गाड़ी चलाते चलाते वो एक्सीडेंट कर देता है। ये एक एडवांस स्टेज ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन हो गया। तो ये स्लीप नहीं आने को, नींद नहीं आने की वजह से। लेकिन नींद नहीं आने के बीच में जो जैसा मैंने बताया कि आप डीप स्लीप नहीं अचीव करते हो तो बॉडी स्ट्रगल करती है।
ये बॉडी स्ट्रगल कैसे करती है कि आपकी कंसिस्टेंटली एपनिया, हाइपोपनिया और स्लीप फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में, कि आप सोने की कोशिश करते हो, डीप स्लीप पे जा रहे हो, झटके देके उठते हो। तो दिस स्लीप फ्रैगमेंटेशन, जिसको हम लोग एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स बोलते हैं, जो एक ओएसए का एक पैरामीटर है, इससे क्या होता है कि कंटिन्यूअसली सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, बिकॉज स्लीप जो है हमारी बॉडी के लिए रिस्टोरेटिव प्रोसेस है। हम अपने बॉडी को रिस्टोर करते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, रिजुविनेट करते हैं, कि हम रिलैक्स होके 8 घंटे में बॉडी को रिसाइकिल करते हैं कि कल के लिए मशीनरी तैयार हो रही है, बॉडी रिचार्ज हो रही है। अब वो रिचार्जिंग प्रोसेस खराब हो गई, एक दिन नहीं हुआ तो आपको हो सकता है अगले दिन आप एक्सेसिव स्लीप में आए, लेकिन कंटिन्यूअसली आपकी ब्रेन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, हाइपर सिंपैथेटिक, तो ये ऑफ एंड ऑन जो फिनोमिनन है, ये बहुत ड्रेडेड है। इसके वजह से पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो अल्टरनेट होता है, बीपी का हाई होना, इसके वजह से बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं, इसके वजह से रिएक्टिव ऑक्सीडेट आरओएस, जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मॉलिक्यूल निकलते हैं। इसके वजह से अगर हम समझे तो हर सिस्टम में हमारे, अगर मैं बात करूं कि हमारा वास्कुलर सिस्टम है, उसमें भी हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है। अगर कंटिन्यूअसली हम स्लीप डिप्राइव रहते हैं तो हमारा कॉग्निटिव याददाश्त कमजोर होना, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होना, ये होता है। डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है, बीपी कंट्रोल नहीं होता है पेशेंट्स का। तो जो एग्जिस्टिंग डिजीज है, कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी बीपी कंस्टेंटली रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बिकॉज ही हैज अ स्लीप डिप्राइवेशन। डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा बिकॉज ही हैज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, बिकॉज जो कंटिन्यूअसली इंफ्लेमेशन प्रोसेस है उसके वजह से लेप्टिन सिक्रेट हो रहे हैं, इंफ्लेमेटरी मार्कर सिक्रेट हो रहे हैं, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो ये जो एग्जिस्टिंग डिजीज थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसमें हमें रिफ्रैक्टरी फेज मिल जाता है, मतलब इन स्पाइट ऑफ एडवांस थेरेपी, एग्रेसिव इंसुलिन, एग्रेसिव एंटी हाइपरटेंसिव, ना तो डायबिटीज कंट्रोल हो रहा है, ना बीपी कंट्रोल हो रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट हुआ, पहला एस्पेक्ट हुआ एक्यूट साइड इफेक्ट, जो आप रात भर नहीं सोए। दूसरा हुआ रिपीटेटिव जागना और सोने की वजह से जो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है। तीसरा होता है कि जब हम डीप स्लीप में नहीं जाते हैं और हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का एक पैटर्न है, उसमें हाइपोक्सिया होता है। अब ये हाइपोक्सिया जो स्लीप के दौरान हो रहा है, उसके वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हार्ट पे भी स्ट्रेस आता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग 3 आर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और हाइपोक्सिया के साइड इफेक्ट तीनों मिला के हमारी बॉडी, अगर आप अच्छा नहीं सोते हो, अच्छा डीप स्लीप अटेंड नहीं करते हो, तो या तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होगा या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होगा। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, कॉर पल्मोनरी डेवलप करेगा, फेलियर ठीक नहीं होगा, डायबिटीज ठीक नहीं होगा, हाइपरटेंशन ठीक नहीं होगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जिस्टिंग डिजीज में भी प्रॉब्लम होती है और इसके वजह से डिजीज अकर भी होते हैं। दोनों दोनों एस्पेक्ट है इसको समझने का। डॉक्टर पवन, एक चीज़ मुझे आपसे समझनी है। बहुत सारा ट्रेंड हम देखते हैं इस तरह का, जो रूटीन लोग फॉलो करते हैं। लोग अक्सर करते क्या है, कम सोते हैं, क्योंकि उन्हें अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, अपने मूड्स को एलिवेटेड रखना है, तो ये एक अजीब सी स्ट्रैटेजी है जिसका चलन आजकल बहुत ज़ोरों से पकड़ रहा है। कम सोते हैं और वो पेप्ड अप रहते हैं, और वो ये मेंटेन करते हैं 2-3 दिन, बट चौथे दिन वो पूरी तरह से उनका बॉडी का सिस्टम क्रैश हो जाता है। ये इसको ज़रा समझाइए, ये कितना इफेक्टिव है, कितना डिस्ट्रक्टिव भी है। शुरुआत में जब स्टूडेंट डेज होते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा फैशनेबल है कि लोग क्या करते हैं कि ज्यादा परीक्षा के आसपास में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हमेशा पढ़ते नहीं इसलिए वो मेमोरी में आता नहीं। और फिर वो दूसरा फैशन है कि रात में जाग के पढ़ाई करेंगे और दिन में सो जाएंगे। सो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये ब्रेन के लिए हेल्दी नहीं है, एंड अल्टीमेट आउटकम इज नॉट गुड। जो दूसरा आपने बोला वो प्रोक्रेस्टिनेशन, जो स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो एक फैशन है कि हाँ हम नींद को टालेंगे और ज्यादा जोश में रहेंगे। ऑब्वियसली ये इसका इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस में डेफिनेटली पड़ता है। और वेस्टर्न कंट्रीज क्या ये जो चलन है वो अब धीरे धीरे इंडिया में भी और यंगर जनरेशन में आ रहा है। इसकी वजह से ये तो या तो वो बीच वॉचिंग करते हैं सीरीज का, या फिर जो भी रीजन है, और अगले दिन जाकर के काम करने की कोशिश करते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो दिस लीड्स टू अ वेरी बिग लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी नॉट ओनली, और उसके अलावा उनके हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है। तो जैसे हम रेगुलरली देखते हैं काफी ये जो प्रोफेशनल्स हैं जो यंग एज में बीमार पड़ते हैं, ऑल्दो दे आर एम्बिशियस एंड बहुत ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ऑफिस,
बट समवेयर कहीं कहीं ना कहीं जाकर के उनको तकलीफ जल्दी या देर से होती है, और इसका ये वाला एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि बंद करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं है अपने शरीर और दिमाग के साथ। बिल्कुल। सिद्धार्थ, अब क्योंकि हम इतनी बिजी लाइफस्टाइल जीते हैं, अब ऐसे में एक अच्छी नींद कितनी ज़रूरी है हम ऑलमोस्ट समझ ही चुके हैं। तो अपने आप को अच्छी नींद के लिए तैयार कैसे करें? वो ऐसे कौन सी गाइडलाइंस हैं या थंब रूल्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे दर्शकों को सोने के लिए, अच्छी नींद के लिए तैयारी कैसे करनी है? अब बिल्कुल सही सवाल पूछा कविता जी आपने। सबसे पहले कि थंब रूल तो होता नहीं है, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग अलग है। फिर भी एक सामान्य जानकारी के रूप में मैं अपने अनुभव के आधार पे कुछ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जितना ज्यादा हो अपने स्क्रीन टाइम को कम कर दें सोने से पहले। हमारे स्मार्टफोन्स हो, टैबलेट्स हो, उसको अपने सोने के कमरे से बाहर रखें, ताकि ये है। दूसरी जो चीज हम कर सकते हैं वो ये है कि सोने से 1 घंटे पहले अपने पाँव को, हाथ को ठंडे पानी से, किसी भी तरह से पानी से धो लेना चाहिए। अक्सर हम बिना अपने पाँव को धोए हुए सोते हैं। पाँव को धोकर सोना बहुत इफेक्टिव है, जरूर धोना चाहिए। तीसरा जो चीज है वो हम ये कर सकते हैं कि सोने से पहले हम गर्म दूध, चाय का सेवन नहीं कर सकते लेकिन गर्म दूध पी सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं। साथ ही साथ बहुत लोग के मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे उलझन होते हैं पूरे दिन का। तो वो एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब कि आपके जो अनुभव हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, जिस जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, जो आपको मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं कैद कर रहा है, उसको आप लिख लें। और उनको लिखने से वो भावनाएं आपसे बाहर निकलती हैं और आपके मन को थोड़ा शांत करता है। तो ये एक हो सकता है। साथ ही साथ हम मंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे वेद में बहुत सारे मंत्रों की चर्चा की गई है, उसको भी हम जोड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मंत्रों की चर्चा सिर्फ शास्त्रों में है। 2010 में एक स्टडी भी हुई थी, जहां पे मंत्रों की एफिकेसी को स्टैब्लिश किया गया है कि मंत्र नींद के प्रोसेस में व्यक्तियों को बेहतर कर सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो अपने जीवन में अपना सकते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज है, सबसे पहले ये समझना कि हर इंसान की जीवन अलग है। तो हर इंसान को अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मुझे किस चीज से नींद आती है। इसको मैं बोलता हूँ स्लीप रिचुअल, कि आप अपने लिए एक ऐसा कोड ढूंढ ले जिससे आपको नींद आए। और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। आप इसको खुद भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप खुद नहीं ढूंढ पाते तो इंतजार नहीं करें, देर मत करें, तुरंत किसी एक्सपर्ट से सलाह लें और सलाह लेकर उस अपने नियम को बना ले। वो छोटा सा, और ऐसा नहीं है कि हमारी भाग दौड़ भरी जीवन में हम समय नहीं निकाल सकते। इन सारे ही काम को करने के लिए ना हमारे जीवन के कुछ पल लगेंगे, चाहे वो 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, बहुत ज्यादा एनफ है। साथ ही साथ हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारी साउंड फ्रिक्वेंसीज है, जैसे 432 हर्ट्ज का ओम, या 528 हर्ट्ज का होम ओम, जो हम सोने से आधे घंटे पहले कर सकते हैं, और जो हमारे मन को स्थिर कर सकता है, शांत कर सकता है। तो इन सब को मिलाकर या इन सब में से किसी एक को भी यूज कर सकते हैं, एक अच्छी स्लिप की ओर, एक अच्छे नींद की ओर बढ़ने के लिए। राइट, लेकिन डॉक्टरों से भी समझ लेते हैं कि किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए। सिद्धार्थ ने काफ़ी विस्तार से तो समझा दिया है, लेकिन डॉक्टर आशीष, Can you repeat the question? I couldn't hear नींद, you. अच्छी नींद के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें? हाँ, अच्छी नींद के लिए जैसा डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया, दिस इज कॉल्ड स्लीप हाइजीन। मेडिकली दिस इज कॉल्ड स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन को आप कैसे मेंटेन करते हो, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। आई थिंक आई विल ऐड लिटिल बिट कि जब भी आप बिस्तर पे जाती हो तो प्रॉपर लाइट ऑफ होना चाहिए, सारे गजेट्स आपके ऑफ होने चाहिए। सोने से आधा एक घंटा पहले आपको कोई कैफीन, कोई निकोटीन सब्सटेंस नहीं लेना चाहिए। समबडी स्मोक्स, उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले कैफीन निकोटीन बंद कर देना चाहिए। प्रॉपर, अगर इफ फिजिबल, जैसा सर ने बताया, डॉक्टर सिद्धार्थ ने, थोड़ा मेडिटेशन, लाइट मेडिटेशन करके अगर आप बिस्तर पे जाते हैं विद दिस ऑल थिंग्स, आई थिंक दैट विल इनफ फॉर अ गुड स्लीप। इसके अलावा अगर इफ यू थिंक, जैसे आपके बेड पार्टनर बोलते हैं कि मुझे सर्दियों में और स्नोरिंग होती है, देन समटाइम्स इन स्नोरिंग, और अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव नेजल सिम्टम्स है, तो अगर हम अपने आस्थमा को या हम अपने एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट कर पाते हैं, वो भी सोने में ऑब्स्ट्रक्शन देता है, तो दैट विल आल्सो हेल्प। सो जो प्राइमरी डिजीज है, अगर मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में, नेजल में, उसको भी ट्रीट किया, स्लीप हाइजीन को मेंटेन किया, लाइट ऑफ किया, डिम लाइट जलाया, एंड प्रॉपर मेडिटेशन करके सोता, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टू गो बिफोर स्लीप। डॉक्टर पवन, आप क्या कहेंगे?
ये सारे जो ऑब्वियस चीजें हैं वो तो करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेसिक प्रिंसिपल स्लीप मेडिसिन का है कि स्लीप हाइजीन आपको मेंटेन करना है। और दूसरा है कि आप ये देखिए कि क्या आपको हर दिन नींद नहीं आती या कभी-कभी नींद नहीं आती। कभी-कभी नींद नहीं आना नेचुरल है। कभी काम का स्ट्रेस ज़्यादा है, कुछ है, तो उसको नींद की चिंता ज़्यादा ना करें। नींद नहीं आ रही ऐसा सोच कर के अगर आप बिस्तर पर जाएँगे, तो फिर नींद आना मुश्किल है। तो अगर हर दिन नींद नहीं आ रही तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प लगेगी। आप मेडिकल हेल्प सीक करिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो बताया गया कि जैसे कैफ़ीन और इस को आप लिमिट करिए थोड़ी डेफ़िनेटली थोड़ी एक्सरसाइज़ करिए उससे फ़ायदा होगा। लेकिन किसी-किसी लोगों को दवा तो लेनी पड़ती है, इसमें भी दवाइयों की भी काफ़ी कैटेगरीज़ है। कुछ दवाइयाँ जो है वो एब्सोल्यूट नो-नो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते और कुछ दवाइयाँ हैं जो लोग मेडिकल में जाकर के खरीद लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेडिकल में जाकर के नींद के लिए कोई दवा मत खरीदिए। प्रिस्क्रिप्शन लीजिए क्योंकि आप उतना नहीं समझ सकते इन दवाइयों को डॉक्टर समझाएँगे और उसके हिसाब से आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और अब अच्छी नींद लेने के लिए 18 नाउ स्वदेश टिप्स। सोने और जागने का समय तय करें। सोने से 4 घंटे पहले चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, कैफीन नहीं लें। रात को हल्का खाना खाएं। सोने से 30 मिनट पहले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अच्छी नींद के लिए दूध में केसर, हल्दी या जायफल मिलाकर सेवन करें। कमरे का तापमान 23 से 24 डिग्री तक रखें। बिस्तर पर जाते ही लाइट बंद कर लें और बेडरूम में अंधेरा रखें। आरामदायक बिस्तर बनाएं। तकिए, गद्दे बहुत नरम या कठोर नहीं हो। अच्छी नींद के लिए योग, ध्यान या हल्की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज जरूर करें। रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आप लें और नींद से जुड़ी परेशानियों के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दिन भर की चिंता, तनाव को भूल जाएं। कल नया दिन, नई शुरुआत होगी, इस सोच के साथ सोएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।